Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of March 2023. 14 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कल मैंने आपसे कहा था 500 लाइक का टारगेट है, लेकिन शायद वो नहीं हो पाया। तो आज और ज़्यादा अपने को मोटिवेशन के साथ लाइक करना है, ठीक है ना। डू लाइक दैट। एंड 500 का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इतना लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ डू दैट। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ, और सवाल देख लेते हैं, स्क्रीन में आपके सामने आ रहे होंगे। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं लीन स्कीम के रिगार्डिंग। स्टेटमेंट्स आपके सामने स्क्रीन में है। 1 मिनट के लिए पॉज करिए, आंसर ज़रूर करिएगा आप लोग, उसके बाद बताइएगा। तो लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स छांटने हैं। तो किसका करेक्ट आंसर है बताता हूँ। 1 और 3, पहला और तीसरा सही है। यानी कि पहले अगर देखें तो एमएसएमईज जो है लीन स्कीम के माध्यम से वेस्टेज को कम करेंगे, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, अपने मार्केट को एक्सपैंड करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को अपॉइंट किया गया है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है कि प्रोवाइड्स इंटायर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंटायर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिएगा, मैंने आपसे कहा था कि 90% कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट उठाएगा, है ना, 90%। तो दैट इज रॉन्ग इन दिस केस। इंटायर नहीं, तो 1 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। विद रेफरेंस टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए दिख रहे होंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इसमें भी आप देखें अगर, तो पॉज करके आंसर करिएगा, मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो सेकंड स्टेटमेंट जिसमें लिखा है ना, द कलर ऑफ द फेदर्स ऑफ मेल एंड फीमेल आर सेम, ये गलत है। एक्चुअली जो आप मेल एंड फीमेल डिफरेंशिएट करते हैं ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में, तो उसका डिफरेंशिएशन होता ही कलर ऑफ द बेस्ड अपॉन द फेदर कलर्स ओनली। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, तो इसका भी करेक्ट आंसर 1 और 3 ओनली होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नायरोबी एंड ट्यूनिस डिक्लेरेशन समटाइम्स इन न्यूज आर रिलेटेड टू। नायरोबी और ट्यूनिस डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पे। वैक्सीन, आईपीआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डीएनए क्लोनिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसका याद रखिएगा, नायरोबियन ट्यूनिस डिक्लेरेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ इसके आगे कि ट्यूनिस डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था एट द अफ्रीका अरब प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि 2018 ट्यूनिस में हुआ था। इसके अंतर्गत 25 अफ्रीकन कंट्रीज हैव अडॉप्टेड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान अलाइंड विद द सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये इन्होंने यहाँ 25 अफ्रीकन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था। दूसरा जो है नायरोबी डिक्लेरेशन, वो अंडरलाइन करता है द नीड टू डिलीवर कमिटमेंट्स ऑन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सेंडाई फ्रेमवर्क इन अफ्रीका। तो नायरोबी डिक्लेरेशन भी अंडरलाइन करता है नीड टू डिलीवर कमिटमेंट्स ऑन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये भी रिगार्डिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ही है। तो ये तो रहे 3 सवाल। आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। पहले हम पीआईबी की न्यूज़ आइटम्स देखेंगे। ये पीआईबी के न्यूज़ आइटम्स हैं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि कल वाले। पहला जो न्यूज़ है वो है कमलम या ड्रैगन फ्रूट, वो न्यूज़ में था। तो कमलम या ड्रैगन फ्रूट क्या है मैं आपको बता दूं। कमलम या ड्रैगन फ्रूट एक हर्बेशियस पेरिनियल क्लाइंबिंग कैक्टस है विच इज़ वाइडली नोन एज पिटाया। याद रखिएगा, ये पेरिनियल क्लाइंबिंग कैक्टस है, क्लाइंबिंग कैक्टस है, और इसको पिटाया कहते हैं। इसका ओरिजिन सदर्न मैक्सिको में हुआ था, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वाले रीजन में हुआ था, एंड इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, यूएसए, कैरिबियन आइलैंड, इन सब जगहों पे होता है। ऑस्ट्रेलिया थ्रू आउट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वर्ड पिटाया, वहाँ पे भी पिटाया होता है ऑस्ट्रेलिया में भी, एंड इट इज़ कॉल्ड एज ड्रैगन फ्रूट इन इंग्लिश। इसको ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं इंग्लिश में, एंड इज पॉपुलर बाय डिफरेंट नेम्स सच एज पिटाया इन मैक्सिको, पिटाया रोहा इन सेंट्रल एंड नदर्न अमेरिका, पिटाजाह इन थाईलैंड, एंड कमलम आफ्टर द संस्कृत नेम लोटस इन इंडिया, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वंडरस फ्रूट ऑफ द 21st सेंचुरी। इसको कई लोग वंडरस फ्रूट ऑफ द 21st सेंचुरी भी कहते हैं। कमलम या ड्रैगन फ्रूट रिसेंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसने ड्रॉ किया बिकॉज ऑफ द, एक तो इसका कलर जो रहता है रेड एंड पर्पल कलर रहता है, एंड इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक वैल्यू भी ज़्यादा है, प्लस इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। लेट मी शो यू वन फोटोग्राफ ऑफ दैट। आप एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से दिखता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ योर कमलम, है ना। तो कुछ इस तरीके से दिखता है कमलम।
सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा कैसे दिखता है। तो ये एक तो लोटस टाइप का दिखता है, इसलिए कमलम बोलते हैं इसको, और ये काफ़ी ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी। एंड इट इज़ इट्स अ पिटाया, इट्स एक्चुअली क्लाइंबिंग कैक्टस, इट्स अ क्लाइंबिंग कैक्टस, हर्बेशियस पेरिनियल, है ना। ये सारे वर्ड्स ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दें, करेंटली इट इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन एटलीस्ट 22 कंट्रीज ऑफ द ट्रॉपिक्स, लगभग 22 कंट्रीज़ में ये होता है। और अगर हम बात करें तो मेक्सिको, सेंट्रल साउथ अमेरिका में मेजरली ये होता था, वहाँ से ही लाया गया था ये, है ना। दीज आर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इंडिया में जो कल्टीवेशन है कमलम फ्रूट का, वो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगहों पे हो रहा है। तो ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं जहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है या ग्रो इसको किया जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं और क्या न्यूज़ आइटम्स है। तो सेकंड न्यूज़ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, एंड ये 14 से 15 मार्च के बीच में होगी। दैट विल फोकस ऑन इंडियाज सिविलाइजेशनल कनेक्ट विद द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेशंस, है ना। इंडिया का जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है विद द SCO नेशंस, वो होगी यहाँ पे 2023 की विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। एंड दिस इवेंट इज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अंडर इंडियाज लीडरशिप ऑफ SCO, चूँकि इस साल आपको पता है प्रेसिडेंट SCO का भी इंडिया रहेगा। तो फॉर दिस ईयर ये जो सितंबर 2023 तक का पीरियड है उसमें इंडिया ही प्रेसिडेंट रहेगा, तो उसी के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, इन सबको एक साथ लाया जाएगा ऑन वन, अलॉन्ग विद अरब कंट्रीज ऑन वन प्लेटफॉर्म, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। इसमें SCO कंट्रीज तो आप सबको पता है, इसके मेंबर स्टेट, ऑब्जर्वर स्टेट, डायलॉग पार्टनर आएंगे ही आएंगे। फिर इसके अलावा चाइना, रशिया, मंगोलिया, ये भी रहेंगे। द एम इज़ बेसिकली टू रीस्टैब्लिश ट्रांस कल्चरल लिंक्स एंड सीक आउट कॉमनैलिटीज बिटवीन द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, आर्ट स्टाइल्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंटिकिटीज़ इन वेरियस म्यूजियम्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाई जाएंगी। अगली जो न्यूज़ है वो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरूज याद रखिएगा, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये कंडक्ट हो रही है इंडियन ओशन रीजन में फ्रॉम 13-14 मार्च। एंड एडिशन विल, यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी रहेगी, फ्रेंच नेवी रहेगी मेनली, इंडियन नेवी रहेगी, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस रहेगी, रॉयल नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी भी रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री जो कि गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, INS सह्याद्री गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। एंड दूसरा फ्लीट टैंकर INS ज्योति, ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस टू द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी। याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है IREDA जिसको बोलते हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दे दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो पहले तो आप याद रखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस देता कौन है, तो RBI ग्रांट करता है, ठीक है ना। किसको किया है? IREDA को, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को है। पहले ये क्या थी? ये इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी थी, पहले इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी थी, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी से होता क्या है, अब यहाँ पे जब IREDA को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस मिल गया तो इसको हायर एक्सपोजर, इसको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग, ठीक है ना। प्लस IFC का स्टेटस विल आल्सो हेल्प द कंपनी टू एक्सेस वाइडर इन्वेस्टर बेस। इसमें इन्वेस्टर बेस भी बढ़ जाता है और फंड्स इजीली मिल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव रेट्स मिल जाते हैं फंड रेजिंग, क्योंकि ज़्यादा देने वाले लोग हैं ना, तो फिर कॉम्पिटिटिव रेट्स में मिल जाएगा। प्लस IREDA का रिकग्निशन जो है, IFC विल आल्सो इंक्रीज द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, इट विल आल्सो इनहेंस द ब्रांड वैल्यू एंड जनरेट पॉजिटिव आउटलुक इन द मार्केट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि ऑब्वियस ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ज़्यादा फंडिंग मिल पाएगी और ज़्यादा जो हमारे टारगेट है 500 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2030 नॉन फॉसिल फ्यूल, तो वो पाने में हमारी मदद मिलेगी। तो ये रही न्यूज़ आइटम्स PIB के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सबसे बड़ी न्यूज़ जो है फ्रंट पेज की वो है, नाटू एंड द एलिफेंट विस्परर्स ब्रिंग होम 2 ऑस्कर्स। ये पहली बार है जिस बार 2 ऑस्कर एक साथ इंडिया को मिले हैं।
नाटू नाटू आप सबको पता है वाज द सॉन्ग जिसको ये मिला है। एंड एलिफेंट विस्परर्स इज अ शॉर्ट मूवी है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे मेड हिस्ट्री फॉर इंडियन ऑस्कर्स है ना सेरेमनी, बिल्कुल बहुत, दिस द फर्स्ट टाइम टू इंडियन मेड प्रोडक्शन हैव बैग्ड द सिनेमाज बिगेस्ट प्राइज। सिनेमा का बिगेस्ट प्राइज ऑस्कर को बोला जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप याद रख सकते हैं। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे नॉन इंग्लिश सॉन्ग में ये जय हो को मिला था 2009 में, जिसमें ये प्राइज़ मिला था। एंड अब ये एलिफेंट विस्परर्स और आपका नाटू नाटू को मिला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप याद रख सकते हैं। CJI रिफर्स पिटीशन ऑन सेम सेक्स मैरिज टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज का जो केस था वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दिया है ना, 5 जज बेंच को दे दिया है। तो वो डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सेबी प्रोबिंग द मार्केट एलिगेशंस ऑन अडानी ग्रुप, फाइनेंस मिनिस्ट्री टेल्स द लोकसभा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि सेबी जो है वो अडानी ग्रुप की जांच कर रहा है। सेबी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। पहले वैसे 1988 में सेबी बना था, तब वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बना था। बाद में इसको इस स्टैट्यूटरी टैग दे दिया गया, मतलब स्टैट्यूटरी मतलब कि एक स्टैट्यूट के अंतर्गत ला दिया गया। तो स्टैट्यूट कौन सा था, 1992 में लाया गया था, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट 1992, ठीक है ना। और सेबी के आने के पहले क्या होता था, एक बॉडी थी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज़, जो थी वो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी। एंड कैपिटल इशूज़ याद रखिएगा, कैपिटल इशूज़ कंट्रोल एक्ट 1947 से उसको पावर मिलती थी। 1988 में सेबी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मैंने आपको बताया रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट के रूप में, लेकिन तब वो स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी। 1992 में उसको स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई विद द सेबी एक्ट ऑफ 1992। And the aim is to protect the interest of investors in securities and promote the development of and regulate the securities market। तो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना है, डेवलपमेंट करना है सिक्योरिटी मार्केट का, प्लस इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टर को नॉलेजेबल बनाना है, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड सेबी इज ऑल्सो द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट मैं वैसे भी डिस्कस कर रहा हूँ, देखो न्यूज़ कुछ नहीं छूटेगी। फार फ्रॉम ग्लैमर द एलिफेंट विस्परर्स मूव ऑन। यहाँ पे जो कहानी है एलिफेंट विस्परर्स, वो बोम्मन और बेली की कहानी है, बोम्मन एंड बेली, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे एक याद रखिएगा, जो ये ट्राइब है, जो जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो है कट्टू नायकर ट्राइब ऑफ द वेस्टर्न घाट। याद रखिएगा, कट्टू नायकर ट्राइब, कट्टू नायकर ट्राइब, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पूछा जा सकता है। कट्टू नायकर ट्राइब वेस्टर्न घाट्स की और वहाँ की ट्राइब है, वेस्टर्न घाट की इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो कि इसमें रिलेटेड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो वी केम टू द एडिटोरियल पार्ट, अ चांस फॉर इंडिया टू शेप अ डेटा गवर्नेंस रिजीम। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो लिखा गया है डेटा प्रोटेक्शन रिजीम के ऊपर। आप सबको पता है कि इंडिया में डिजिटाइजेशन कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है, हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है। And however, as the country continues to evolve, it must also ensure that its digital strategies and data governance are inclusive, transparent, secure and conducive to sustainable development। अब ऑथर ने कहा है कि आपकी जो डेटा स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डेटा गवर्नेंस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डेटा गवर्नेंस इंक्लूसिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए एंड कॉन्ड्यूसिव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं डेटा गवर्नेंस से इंडिया के, ठीक है ना। अब आप सबको पता है कि अभी जो वर्ल्ड है वो हाईली ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, हाईली डिजिटाइजेशन हो रहा है, और अब वो सबको नीड ऑफ कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन भी समझ में आ रहा है। मतलब कि उनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बिना कोलैबोरेशन के हम चैलेंजेस को एड्रेस नहीं कर सकते, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हो, चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन चैलेंजेस हो, चाहे वो डेटा प्राइवेसी चैलेंजेस हो, उनको कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन के साथ ही सॉल्व किया जा सकता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंक्लूसिवनेस के लिए हमने यूपीआई लाया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाया। अभी रिसेंटली हमने सिंगापुर का जो पे नाउ सॉफ्टवेयर उसके साथ हमने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की है। अब यहाँ पे ऑथर ने जो मेन बात की है वो की है रिगार्डिंग DEPA, यानी कि डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। लिख लो आप लोग, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इसको लॉन्च कर रहा है, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर, इट्स अ कंसेंट मैनेजमेंट टूल, याद रखिएगा, इट्स अ कंसेंट मैनेजमेंट टूल दैट हैज़ जनरेटेड बोथ एक्साइटमेंट एंड कंसर्न्स अमंग द स्टेक होल्डर्स। अभी तो उसका ड्राफ्ट सबमिट किया गया था, लेकिन याद रखेगा इंडिया के कंसेंट मैनेजमेंट टूल के रूप में डेटा इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर को लॉन्च किया जा रहा है। एंड इस डेपा के अंदर यानी कि DEPA के अंतर्गत पोटेंशियल है टू इंप्रूव डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर सिटीजंस बाय गिविंग देम ग्रेटर कंट्रोल ओवर द यूज एंड शेयरिंग ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली डेपा जो है वो सिटीजंस को ज़्यादा कंट्रोल एंड ज़्यादा मतलब वो देगा, पावर देगा कि वो अपने डेटा को शेयर कर सके या उस डेटा को कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। इट ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल्स टू ईजिली मैनेज एंड कंट्रोल देयर डेटा कंसेंट, ये डेटा कंसेंट को भी मैनेज करने में मदद करता है। एंड डेपा के द्वारा जो है बेसिकली ट्रस्ट बढ़ाया जा सकता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा डिजिटल टेक्नोलॉजी में, है ना। जब आपके ऊपर आपके पास से कंसेंट आया करेगा, आप कंसेंट देंगे, आप नहीं देंगे, जो भी आप करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑथर का कहना है कि डेपा के साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है, स्पेशली जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के रिस्क हैं वो हमेशा रहेंगे, है ना। कंसेंट मैनेजमेंट टूल अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ और मिसअप्रोप्रिएशन भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि इसके साथ जुड़ी हुई हैं, है ना। और ऑथर ने ये भी कहा कि डेपा के बेनिफिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वहीं पे रिस्क्स भी इसके एसोसिएटेड बहुत सारे हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। और यहाँ पे ऑथर ने बात की, कहा कि हमको क्लोज कोऑपरेशन में रहना पड़ेगा, क्लोज कोलैबोरेशन होना पड़ेगा गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच में, तभी हम डेटा को प्रॉपरली रेगुलेट और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि देखो बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड हैं, है ना, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़े हैं कंसर्न्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, कनेक्टिविटी रिलेटेड, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन वर्कफोर्स से रिलेटेड एंड ऑल, है ना। कि एक तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या इंडिया में इस तरीके का आर्किटेक्चर हैंडल करने के लिए, अगर है तो क्या इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, क्या डिवाइसेस प्रॉपर सबके पास हैं। देन कनेक्टिविटी इशूज़, जो मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की वो रहेगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन वर्कफोर्स ऑल्सो, है ना। ये डेटा डेपा ये सब मैनेज करने के लिए स्किल्ड ह्यूमन वर्कफोर्स आप कहाँ से लेकर के आओगे, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो कि इंपॉर्टेंट ऑथर ने यहाँ पे उठाई हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बताए कि क्या होगा। तो सबसे पहला कि ओनरशिप ऑफ द डेटा, है ना। तो सबसे यहाँ पे जो एक इशू भी है और जो बेनिफिट भी हो सकता है वो है ओनरशिप ऑफ द डेटा। तो जो डेटा आएगा वो राइट्स किसके पास रहेंगे, डेटा प्रोवाइडर्स के क्या राइट्स रहेंगे, क्या वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उन डेटा के प्रति। तो स्टेट को इसमें की रोल प्ले करना है, स्टेट को यहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर करनी पड़ेगी, तभी जो ट्रस्ट है वो बनेगा, ठीक है ना। एंड ऑथर ने सजेशन ये दिया कि जो भी सिस्टम आप बनाएं दैट शुड बी फंडामेंटल राइट्स बेस्ड, दैट शुड बी वैल्यूज़ बेस्ड, है ना। ये सारा सिस्टम जो होना चाहिए वो फंडामेंटल राइट बेस्ड होना चाहिए। और आपको एक रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड एक एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल डेटा गवर्नेंस प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल डेटा प्रोटेक्शन डेटा गवर्नेंस पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। इसके अलावा डेटा सॉवरेनिटी भी एक इशू रहेगा। डेटा सॉवरेनिटी मतलब कि मतलब देखो, एक जो डेटा सॉवरेनिटी टर्म होता है उसका मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल जिसमें कंट्री के पास राइट है टू कंट्रोल द कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूज ऑफ डेटा विद इन इट्स बॉर्डर्स, ठीक है ना। एंड ऑल्सो टू इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजन ओवर देयर डेटा, ठीक है। तो ये एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, दूसरा नेशन लेवल पे सॉवरेनिटी हो सकती है। इंडिविजुअल लेवल पे मतलब कि आपका जो डेटा है उसके ऊपर उसके ओनर आप होने चाहिए, और कंट्री लेवल पे मतलब कि कंट्री में जो भी डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होगा, इंडिया में ही यूज़ होगा, इंडिया में ही कलेक्ट होगा, इसकी भी राइट है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि एक और इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है इंडियन डेटा मैनेजमेंट ऑफिस का, IDMO का, विच इज द स्टेप फॉरवर्ड इन कंट्रीज जर्नी टुवर्ड्स डेटा शेयरिंग एंड डेटा गवर्नेंस। तो IDMO क्या होगा बेसिकली, इट इज एक्सपेक्टेड टू ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज डिजिटल स्ट्रेटजीज एंड डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो IDMO बेसिकली एक तरीके से ओवरसी करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा किस चीज़ में, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन डिजिटल स्ट्रैटेजी, इंडिया की जो डिजिटल स्ट्रैटेजी उसको इम्प्लीमेंट करने में ये मदद करेगा। IDMO क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, डेटा का मैनेज करेगा बेसिकली, है ना। और ये सारी चीज़ें आप बना तो रहे हो, दीज ऑल टेक्नोलॉजीज आर गुड, बट क्या ये इंडिविजुअल को एक ट्रस्ट प्रदान कर पाएंगे, क्या ये इंडिविजुअल को क्रेडिबिलिटी दे पाएंगे, क्या इंडिविजुअल के डेटा को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे, दैट इज द थिंग विच इज देयर। ऑथर ने कहा कि भाई देखो आप मिडिल पाथ फॉलो करो,
वॉट इज सेड इज़ दैट फॉलो द मिडिल पाथ एंड वही डेटा आप शेयर करें जो कि मतलब नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है या जिसके ऊपर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट बेस्ड है। ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे इंडिया स्टैक की बात की गई थी। मैं आपको बता दूँ, इंडिया स्टैक इज बेसिकली अ सेट ऑफ API दैट अलाउज गवर्नमेंट, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स एंड डेवलपर्स टू यूटिलाइज अ यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सॉल्व इंडियाज हार्ड प्रॉब्लम्स टुवर्ड्स पेपरलेस एंड कैशलेस सर्विस डिलीवरी। तो इंडिया स्टैक जो है बेसिकली इट्स सेट ऑफ API जो कि गवर्नमेंट को अलाउ करेगा बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को, डेवलपर्स को टू यूटिलाइज यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस कर सकते हैं और पेपरलेस, प्रेजेंसलेस एंड कैशलेस की तरफ जा सकते हैं। आगे मूव करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द सऊदी ईरान डिटेंटे। यहाँ सबको पता होगा कि सऊदी और ईरान जो है दो वेस्ट एशिया के मेजर पावर्स हैं दैट हैज़ बीन ऑड्स विद ईच अदर, है ना। बहुत दिनों से ये ऑड्स में थे, लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एग्री कर लिया है अंडर द चाइना, ब्रोकर्ड बाय चाइना। और फाइनल डिटेल्स हालांकि एग्रीमेंट के भी नहीं आए हैं। देखो सऊदी अरेबिया को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ईरान जो है वो यमन में जो हाउदी रेबल्स हैं उनको पैसे देता है, उनको असलहा प्रोवाइड करता है और सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करवाता है। तो हाउदीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी ईरान, क्योंकि यमन को बोल देगा कि हाउदीज़ को क्या अटैक ना करें, ठीक है ना। वहीं पे सऊदी अरेबिया ने ईरान इंटरनेशनल, एक फ़ारसी न्यूज़ चैनल है, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया क्योंकि वो ईरानियन रजीम के अगेंस्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सऊदी क्यों जा रहा है करीब ईरान के। तो यहाँ पे रीज़न ये है कि अमेरिका जो है वो वेस्ट एशिया से दूर जा रहा था, इस कारण से सऊदी को एक दूसरा पार्टनर ढूंढना था ट्रस्टेड, तो उसने चाइना को ढूंढ लिया, ठीक है ना। एंड ईरान को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि ईरान के ऊपर ऑलरेडी इतने सैंक्शन से सब लगे थे, तो ईरान को भी ज़रूरत थी। तो अगर आप ये मैप देखें तो ये है ईरान वाला पोर्शन और ये है आपका सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान और ये कतर, कुवैत, बहरीन, ये पूरा GCC वाला पोर्शन है। तो आप देख सकते हैं इसको, है ना। और दिस इज़ योर ऑब्वियसली पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ है, इधर आपके ईरान है, इधर आपके सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के साथ UAE जुड़ा है, कतर जुड़ा हुआ है, कुवैत जुड़ा हुआ है, ओमान जुड़ा हुआ है ना। ये सारे पार्ट्स हैं। यमन ये है, यमन में हाउदी रेबल्स हैं और ऑल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको रीज़न बता दिए। चाइना को तो बेनिफिट ही बेनिफिट रहेगा, है ना। तो सारी चीज़ें हैं। हाउ अ पेपर ऑन रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स इज क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं आपको बता दूँ। सुपर कंडक्टिविटी आपको पता है ना, मतलब कि सुपर कंडक्टिविटी मतलब आपके बिल्कुल रेजिस्ट ना करे। देखो होता क्या है कि जब आप एक करंट एक क्लोज सर्किट में फ्लो करता है ना, तो ये एक इस तरीके से दिखाते हैं इसको, है ना। तो ये मान लो I करंट है और ये इसका रेजिस्टेंस R है। तो R रेजिस्टेंस जो होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, लॉस करवाना, हीट लॉस करवाना, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का काम है हीट लॉस करवाना। ओम से इसको नापते हैं और R इसमें जैसे एनर्जी का जो लॉस होगा वो I²R के बराबर होगा, है ना। ये जो लॉस है I²R के बराबर होगा, तो I²R लॉस हो जाएगा इस पूरे सर्किट में। तो ये सर्किट में लॉस ना हो या अपना हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी ना लूज हो, तो क्या होगा, अगर आप सुपर कंडक्टर मटेरियल लगा दें जहाँ पे I करंट अगर जा रहा है तो I करंट ही मिलना चाहिए दूसरे एंड में, यहाँ पे बीच में लॉस ना होना हो उसका। तो ये बेसिकली तब पॉसिबल है जब यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी हो, यानी कि जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा हो। तो ये सुपर कंडक्टिविटी कई जगहों पे ट्राई की गई बनाने का, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो या तो बहुत ज़्यादा उटपटांग टेम्परेचर पे बन रही है, बहुत ज़्यादा उटपटांग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बन रही है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया था कि वो एल्यूमिनियम में सुपर कंडक्टिविटी -250 डिग्री सेंटीग्रेड पे आती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक जैसे एक लैंथेनम हाइड्राइड है, LaH10 है, उसको सुपर कंडक्टिविटी -20 पे आती है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, है ना। वहीं पे ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने, यहाँ पे कुछ लोगों ने मिलकर के बनाया है नाइट्रोजन डोप्ड ल्यूटेटियम हाइड्राइड, है ना। याद रखिएगा, नाइट्रोजन डोप्ड ल्यूटेटियम हाइड्राइड, जिसमें आपका मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर और बहुत ही कम एटमॉस्फेयर, मतलब 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको ईजिली वहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये अब क्वेश्चन किया जा रहा है इसको कि क्या ये स्टडी सही है, गलत है, जो भी है। अभी क्यूरियोसिटी चल रही है उसी के रिगार्डिंग कि कितनी सही है कितनी गलत है, अब उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
एक्टिविस्ट एमपीज फ्लैग आरटीआई अमेंडमेंट इन डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि रिसेंटली ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो लाया गया है, ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। अब यहाँ पे क्या किया गया है, आप सबको एक सेक्शन पता होगा, सेक्शन 8(1) सब सेक्शन और उसका सब क्लॉज जे, 8(1)(j। ये बेसिकली क्या करता है, 8(1)(j) के अंदर 8(1) के अंतर्गत बताया गया है कि कौन कौन से डिस्क्लोजर नहीं होंगे, किन किन केसेस में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। लेकिन उसमें 8(1)(j बोलता है, 8(1)(j) ये बोलता है कि भैया अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये एक्सेप्शन दिया गया है वहाँ पे भी, 8(1) के अंतर्गत भी एक्सेप्शन है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो उसमें क्या है। लेकिन अब इस एक्सेप्शन को हटाया जाएगा। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऐसा कहता है कि अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो किसी भी कीमत में वो नहीं दिया जाएगा, इट विल नॉट बी डिस्क्लोज, है ना। तो अब ये लोगों का ये कहना है कि इस कारण से क्या होगा, बेसिकली इस कारण से जो डेटा प्रोटेक्शन मतलब ये आपका आरटीआई है वो बिल्कुल उसका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बेसिकली इसमें। इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, सिप्री रिपोर्ट। अब आपको पता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है फॉर द पीरियड 5-year पीरियड बिटवीन 1822 एंड हालांकि इंडिया के इंपोर्ट 11% ड्रॉप किए, लेकिन हमारा फिर भी हम सबसे ज़्यादा है। ये सिप्री रिपोर्ट निकालता कौन है, तो ये स्वीडिश थिंक टैंक है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री बोलते हैं इसको। रशिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर of arms to India from 13 to 22, but its share of total imports fall from 64 to 45%, while France is the second largest supplier। तो लार्जेस्ट सप्लायर हमारे लिए रशिया है, सेकंड लार्जेस्ट हमारे लिए फ्रांस है। सिप्री का डेटा मैंने आपको बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। 246 वल्चर स्पॉटेड इन सिंक्रोनाइज सर्वे इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। तो अभी यहाँ पे 246 वल्चर्स स्पॉट किए गए और ये एक जॉइंट सर्वे था जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और उसके एडजॉइनिंग लैंड्स के जैसे कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका में है, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, यहाँ पे किया गया। अब इसमें याद रखिएगा जो मेथड यूज़ किया गया वो है वेंटेज पॉइंट काउंट मेथड। याद रखिएगा वेंटेज पॉइंट काउंट मेथड, याद रखिएगा दिस इज द नेम ऑफ द मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग द वल्चर्स। एंड ये जो काउंटिंग मेथडोलॉजी है, सर्वे की मेथडोलॉजी है, चूँकि जो हिली टेरेन रीजन है वहाँ का, इसलिए वहाँ पे ये यूज़ किया गया। अब इसमें होता क्या है, द सर्वे वॉज डिवाइडेड इनटू 100 ग्रिड्स एंड 1 वेंटेज पॉइंट। वेंटेज पॉइंट मतलब कि एक हिल टॉप या फिर सेंटर ऑफ एन ओपन प्लेन दैट वुड प्रोवाइड अ क्लियर व्यू। वेंटेज पॉइंट वो पॉइंट होता है चाहे हिल टॉप हो या सेंटर ऑफ अ ओपन प्लेन एरिया हो, दैट विल प्रोवाइड अ क्लियर व्यू फ्रॉम ईच ग्रिड। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया गया था, 100 ग्रिड थे तो एक विंटेज पॉइंट हर ग्रिड में सेलेक्ट किया गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी भी देखी गई कि उस वेंटेज पॉइंट तक पहुंचने में ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी है या अथवा नहीं है। तो अगर हम वल्चर्स की इंडिया में बात करें तो यहाँ पे देखो एक 9 स्पीशीज़ हैं वल्चर की इंडिया में। एक आपको दिख रहा है ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर जिसको जिप्स बेंगालेंसिस बोलते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर जिप्स टेन्यूरोस्ट्रस बोलते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर जिसको जिप्स इंडिकस बोलते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इजिप्शियन वल्चर जिसको नियोफ्रॉन परकनॉप्टेरस बोलते हैं, वो इंडेंजर्ड है। रेड हेडेड वल्चर जिसको सार्कोजिप्स कैल्वस बोलते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन ग्रिफॉन वल्चर ये लीस्ट कंसर्न है, जिप्स फेल्वस बोलते हैं। इंडियन हिमालयन ग्रिफॉन जिप्स हिमालयंसिस नियर थ्रेटेंड है। सिनेरस वल्चर जिसको एजीपीएस मोनाकस बोलते हैं, वो नियर थ्रेटेंड है। एंड बियर्डेड वल्चर और इसको लम्मेर ग्रियर भी बोलते हैं, जिपेटियस बारबेटस, ये नियर थ्रेटेंड है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एंड ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ आर्टिकल हैं तो यहाँ पे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस कंकर्स ऑस्कर्स विथ 7 विंस। यहाँ पे जो साई-फाई फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इट डोमिनेटेड द ऑस्कर एंड 7 इसमें इसको अवार्ड मिले हैं, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा।
यहाँ पे जो याद रहे, हाँ, मिशेल यो, शी इज़ मलेशियन, शी हैज़ बिकेम द फर्स्ट एवर एशियन वुमेन टू विन दिस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, है ना। तो दिस वाज वेरी हिस्टोरिक, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, मिशेल यो का नाम याद रखिएगा, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर मिला फॉर प्लेइंग मॉर्बिडली ओबीज टीचर इन वेल। एंड नवलानी के ऊपर मतलब जो रशियन डिसिडेंट अलेक्सी नवलानी था, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी नवलानी, तो उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।